गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना ये सीखा था, हाउ टू प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। अब हम लोग सीधे प्रैक्टिकल पोर्शंस पे आते हैं जो थोड़ी रिलेटेड है, वो मैंने आपको पढ़ा दी थी जून पे। अब आप देखिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश या एंट्रीज for issue of share, entries for issue of share। देखो अगर हम मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज क्या होती है। देखो कोई भी कंपनी मार्केट में जब अपने शेयर इशू करती है तो कंपनी के सामने तीन प्राइसेस अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लो किसी भी कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज का है, कंपनी उसको तीन अलग अलग प्राइस पर इशू कर सकती है, एग्जैक्टली 100 में, 90 में और 110 में। अगर जितने रुपए का शेयर है एग्जैक्टली उतने में इशू किया जाए तो उसको कहा जाता है इशू ऑफ शेयर एट पार। क्या कहा जाता है? इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर किसी भी कंपनी का एक शेयर जितने रुपए का है उससे ज्यादा पर इशू करे तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम पर शेयर इशू करना। और अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसके फेस प्राइस से कम प्राइस पर इशू करे तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नाउ ए कंपनी इज नॉट ऑथराइज्ड टू इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो फिलहाल हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो ही प्राइस आएंगे, या तो एट पार या एट प्रीमियम। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट पार से रिलेटेड जर्नल एंट्री। देखो अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को सेम प्राइस पर इशू करे, लाइक 100 रुपए का शेयर्स है और कंपनी उस शेयर्स को 100 रुपीज में इशू करे तो इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब देखो कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स को एट पार इशू करती है तो उसके रिगार्डिंग एंट्रीज क्या होती है। देखो इसमें पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो 100 रुपीज का शेयर और कंपनी ने एग्जैक्टली 100 रुपीज में इशू किया, कंपनी इस पैसे को दो तरीके से मंगवा सकती है। आइदर द फुल अमाउंट विल बी कॉल्ड इन ए सिंगल कॉल, बाय 100 के 100 रुपीज कंपनी एक बार में मंगवा ले, और दूसरा ऑप्शन होता है कि इस 100 रुपीज को कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवाए। जैसे स्टार्टिंग में 30 मंगवा लिए, फिर 30, फिर 20 और फिर 20। अब आपको बताया था ये तो चलो मैंने 4 कॉल लिखी, 4 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। स्टार्टिंग में जो पैसा मंगवाया जाता है उसको कहते हैं एप्लीकेशन, फिर उसके बाद जो पैसा मंगवाया जाता है उसको कहते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से चलता है। लास्ट वाली कॉल को फाइनल कॉल कहा जाता है जनरली। सेकंड कॉल भी कह सकते हैं, अब जैसे ये सेकंड नंबर पे है तो सेकंड कॉल भी कह सकते हैं और फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। जनरली कंपनी अपने शेयर्स को जब इशू करती है तो इस तरीके से पैसा मंगवाया जाता है इंस्टॉलमेंट में। ठीक, अब हम लोग मानते हैं कि अगर मान लीजिए कंपनी अपने शेयर्स का प्राइस इंस्टॉलमेंट में, पहले केस में लेते हैं व्हेन फुल अमाउंट is called in a single call, अगर सारे का सारा पैसा एक सिंगल कॉल में मंगवाया जाए। अगर कंपनी जैसे 100 रुपीज का शेयर है, पूरे के पूरे 100 रुपीज एक सिंगल कॉल में मंगवाए, तो देखो अगर एक सिंगल कॉल में पैसा मंगवाया जाता है तो जिस समय एप्लीकेशन का पैसा मिलता है उसी टाइम कंपनी शेयर अलॉट करती है। तो उस केस में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड दोनों एक साथ आएगा। अगर एक सिंगल कॉल में पैसा मंगवाया जाए तो दो एंट्री होगी। पहली एंट्री पैसे को रिसीव करने की,
फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर मान लो कंपनी शेयर का पैसा एक सिंगल कॉल में मंगवा रही है तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन के पैसे को रिसीव किया गया, उसके बाद कंपनी इस पैसे को ट्रांसफर करेगी तो अगली हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें नरेशन में लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, ये दो एंट्री होती है अगर सारे का सारा पैसा एक सिंगल कॉल में मंगवाया जाए। लेकिन देखो जनरली कंपनी शेयर जब इशू करती है तो उसका सारा पैसा एक सिंगल कॉल में नहीं मंगवाती, उसे बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में मंगवाया जाता है। तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ से आता है कि व्हेन द शेयर एप्लीकेशन, जैसे हम लोग यही केस लेते हैं 100 रुपीज का शेयर है, 30 रुपीज एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल और 20 रुपीज फाइनल कॉल पे। तो देखो केस है कि व्हेन शेयर मनी या इशू प्राइस ऑफ कंपनी इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट, व्हेन share price is called in installment। अगर शेयर इशू करने का जो प्राइस है उसको कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवाए। मान लो 100 रुपीज का शेयर है, 100 रुपीज में कंपनी इशू कर रही है, पैसे मंगवा रही है 30, 30, 20 और 20 रुपीज करके। ठीक है, मान लो टोटल कंपनी ने मार्केट में 10,000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 10,000। तो देखो जब कंपनी अपनी शेयर्स के प्राइस को इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है तो उसमें ध्यान रखना हर इंस्टॉलमेंट के टाइम दो एंट्री होती है। एक एंट्री होती है पैसे को रिसीव करने की और दूसरी एंट्री होती है पैसे, जो पैसा आपको रिसीव हुआ है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। अब मान लो कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, स्टार्टिंग में कंपनी को एप्लीकेशन पे 30 रुपीज मंगवाने। देखो ध्यान से समझ लेना एंट्री को, आगे जाकर जितने भी क्वेश्चंस पढ़ोगे उसमें ये 7-8 एंट्री रिपीट होगी। एंट्री सेम होगी, केवल अमाउंट चेंज होगा। जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन के समय, भाई स्टार्टिंग में कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मंगवाती है, दो एंट्री होती है। क्या क्या? पहली एंट्री होती है जो लोग कंपनी के पास अप्लाइड कर रहे हैं वो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को पे करेंगे। जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, पब्लिक ने भी 10,000 शेयर परचेज किए, तो 10,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ 30 कितने पैसे बनते हैं? 3 लाख रुपए। तो पहली हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, शेयर आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन में अगर टाइप दिया हुआ है कि भाई कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए या प्रेफरेंस इशू किए हैं, तो जैसा भी शेयर का टाइप है वो नाम मेंशन करेंगे। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो उसको हमेशा इक्विटी शेयर मानते हैं। ठीक है, तो जो भी शेयर का टाइप है, जैसे इक्विटी शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹30।
भाई हमने यहाँ पे 30 माना है तो 30 के हिसाब से जितना भी होगा क्वेश्चन में वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। अब उसके बाद दूसरी एंट्री, मैंने बताया हर कॉल के समय 2 एंट्री होगी। जैसे सबसे पहले आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया, अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है, इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारी सेकेंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। भाई जो एप्लीकेशन का पैसा था उस पैसे को आपने ट्रांसफर कर दिया किसमें, शेयर कैपिटल। ठीक, इसके बाद किसका नंबर आएगा, अलॉटमेंट का नंबर आएगा। एप्लीकेशन की 2 एंट्री करनी थी, 2 कर दी। अलॉटमेंट के केस में भी इसी प्रकार से 2 एंट्री होगी, बस फर्क केवल इतना है एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन की डेट तक आपको ये नहीं पता होता कि भाई हमारी कंपनी के शेयर्स कौन खरीदेगा, तो पहले लोगों से पैसा आता है फिर आप ट्रांसफर करते हो। लेकिन जब अलॉटमेंट का टाइम आता है तो आपको पता होता है कि किन लोगों को आपने शेयर इशू किए, तो सबसे पहले तो उनसे पैसा ड्यू करो कि भाई आप हमें अलॉटमेंट का पैसा दो, फिर जब पैसा ड्यू होगा तो उसके बाद हम पैसे को रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या अदर कॉल के केस में पहले पैसे को ट्रांसफर करेंगे और फिर रिसीव। जैसे अलॉटमेंट का नंबर आएगा तो आपकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ रुपीज इतना। भाई जितने रुपए की भी अलॉटमेंट है, अब यहां लिख देते मनी ट्रांसफर, क्योंकि पहले पैसा रिसीव हुआ फिर उसको ट्रांसफर किया, या पैसा रिसीव नहीं हुआ आपने पहले लोगों की तरफ पैसा ड्यू किया, तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ रुपीज इतना। अब उसके बाद जब अलॉटमेंट लोगों की तरफ ड्यू हो जाती है तो उसके बाद आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे, तो आपकी अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। भाई जो अलॉटमेंट का पैसा था वो आपको रिसीव हो गया। ठीक, ये 2 अलॉटमेंट के हैं। इसी प्रकार फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल के केस में भी वही 2 एंट्री होगी, पहले पैसे को ड्यू करो और फिर पैसे को रिसीव करो। जैसे फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की है तो पहले ड्यू करोगे, आपकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ रुपीज इतना, 20 30 40 जितने रुपए की भी फर्स्ट कॉल आपने ड्यू कर दी। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा आप रिसीव करोगे तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जितना भी पैसा है यहां पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल का पैसा आपने रिसीव कर लिया, ठीक। इसी प्रकार बेटा सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितने भी कॉल है पहले ड्यू करो। जैसे फाइनल कॉल है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल, ठीक। इस तरीके से जितनी भी कॉल है उसमें पहले ड्यू करो और फिर पैसे को रिसीव करो, क्लियर। ये तो गई हमारे पास एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। अच्छा देखो, आप लोगों को मैंने प्रमोटर्स के बारे में बताया था। प्रमोटर्स कौन होते हैं? who initiate the ideas for the formations of company and perform the preliminary activities related to formations of company। अगर कंपनी के कोई प्रमोटर्स है, अब प्रमोटर्स जैसे कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, कंपनी का निर्माण करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जब कंपनी को वो हैंडओवर करते हैं शेयर होल्डर को, तो उस केस में कई शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि भाई प्रमोटर्स ने हमारी कंपनी का फॉर्मेशन किया, कंपनी के लिए इतना काम किया, तो क्यों ना उनकी इन सर्विस के बदले में हम लोग उनको कुछ शेयर इशू कर दें। मान लो कंपनी ने 5000 शेयर, 5000 शेयर, एक शेयर है 100 रुपीज का, यानी कि 5 लाख शेयर्स, 5 लाख रुपीस के शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किए। अब आप देखो कि अगर हमने 5 लाख रुपए के शेयर्स प्रमोटर्स को दिए उनकी सर्विस के बदले में, उन्होंने जो काम किया उसके बदले में, तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो उसमें कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं होती, प्रमोटर्स को आप डायरेक्टली शेयर देते हो। लेकिन बात आती है भाई, जैसे यहाँ पे आपने मार्केट में शेयर इशू किया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगर नेट एंट्री बनाए तो बैंक टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के केस में भी अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल, बैंक टू शेयर कैपिटल, यानी कि जब आप शेयर मार्केट में इशू करते हो पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर इशू हो रहा है तो टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। जब पब्लिक को शेयर इशू करते हो तो आपको कैश में पैसा मिल रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है। लेकिन बात आती है कि अगर आपने प्रमोटर्स को शेयर इशू किए तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं। तो बात आती है डेबिट किसको करें? पहले, आज से कुछ साल पहले जब हम प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर इशू करते थे तो उसको गुडविल के नाम से दिखाते थे। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग अब हम लोग केवल वो गुडविल अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं जिसके लिए हमने अपने कोई प्राइस पे की है। तो अगर प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर इशू करते हैं तो उसको आप गुडविल के नाम से नहीं बल्कि फॉर्मेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के नाम से दिखाया जाएगा। तो एक आता है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। अगर हम प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री होगी फॉर्मेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इश्यू ऑफ इतने शेयर्स टू प्रमोटर्स, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार एक एंट्री और होती है शेयर इशू एक्सपेंस की, शेयर इशू एक्सपेंस से रिलेटेड। देखो कोई भी कंपनी मार्केट में जब शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने पर कंपनी को कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना, एप्लीकेशन फॉर्म छपवाना, किसी शेड्यूल बैंक को हायर करना, एटसेट्रा। अगर शेयर इशू करने पर कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंस किया है तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? देखो एक्सपेंस को हमेशा करते हैं डेबिट,
पैसा आपके पास से जा रहा है, बैंक को करोगे क्रेडिट। शेयर इशू करने पर अगर आपने कोई भी खर्चा किया है तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंस इनकम। क्लियर बेटा? देखो डियर, ये हमारे पास थी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर एट पार। अब इसी से रिलेटेड पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक में, इलस्ट्रेशन 5। देखिए आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 5 दिया गया है, इशू ऑफ शेयर एट पार से रिलेटेड। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को जब पढ़ें तो कोशिश कीजिए कि उसके पूरे फिगर आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि बार बार इतना लेंथी क्वेश्चन होते हैं कि जब अगर आप बार बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो अपने माइंड में रखा करो कि कितने शेयर इशू किए, क्या प्राइस है, किस तरीके से पैसा मंगवाया जा रहा है। तो देखो इसमें कहा गया है इलस्ट्रेशन 5 में, Pawan Limited invited application for 30,000 shares of 10 each. Pawan Limited 30,000 शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपए वाले। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलो। पेमेंट किस तरीके से? ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। जो 10 रुपए का शेयर है उसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है, 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। सारे के सारे शेयर्स अप्लाइड हो गए, यानी कि पब्लिक ने सारे शेयर्स खरीद लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, एज्यूमिंग दैट ऑल द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। देखो ये कह रहा है आपको जर्नल करनी है, लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर अकाउंट हम इस चैप्टर में नहीं बनाएंगे, ठीक है? आपसे लेजर अकाउंट नहीं पूछे जाते, पूछे भी जाए एंट्रीज आपके सामने है, एंट्रीज को देखकर लेजर अकाउंट बना लेंगे। और बैलेंस शीट बनानी है ये मानते हुए कि अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा आपको रिसीव हो गया। जो भी कॉल्स या अलॉटमेंट का पैसा था वो शेयर होल्डर ने पूरा पे कर दिया। आगे कह रहे हैं शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटेड टू 8,000। भाई हमने जो शेयर इशू किए उस पे 8,000 का खर्चा है। 4,000 fully paid share were also issued to promoters for their service। इसके अलावा हमने प्रमोटर्स को उनके सर्विसेज के बदले में 4,000 शेयर भी इशू किए। 4,000 शेयर्स हमने प्रमोटर्स को दिए उनके सर्विसेज के बदले में। अब देखो आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले जर्नल बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो पहले तो आप जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। जर्नल डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, नीचे रुपीस, ठीक? फॉर्मेट आपके पास हो गया। एंट्री करनी, देखो कंपनी 30,000 शेयर इशू करना चाहती है। अच्छा इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि शेयर्स का टाइप कौन सा है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। तो मैंने बताया था उस केस में इक्विटी शेयर मानोगे, लेकिन आपके सिलेबस में अगर शेयर का टाइप मेंशन नहीं है तो आप शेयर का टाइप लिखो ही मत, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन सीधा लिखो, ठीक? 30,000 शेयर इशू करना चाहती है, पेमेंट है 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज फाइनल कॉल, ठीक? अब देखो सबसे पहले एप्लीकेशन पे मैंने बताया था 2 एंट्री। पहली एंट्री पैसे को रिसीव करने की, तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। अच्छा क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, डेट को छोड़ दो, नंबरिंग लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट एंट्री
पहली एंट्री एप्लीकेशन के पैसे को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर हैं? 30,000। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3 रुपीज की। 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपीज। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹3। 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव। उसके बाद आप इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो आपकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से जो 90,000 रुपीज मिले थे उनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। भाई एप्लीकेशन के पैसे को हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो गई। इसके बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के केस में पहले पैसे को ड्यू करोगे। कितने शेयर हैं? 30,000। अलॉटमेंट मनी कितने रुपए की है? 3 रुपीज की। तो सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। तो आपकी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 30,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹3 90,000 रुपीज बनते हैं। यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹3। 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू, ठीक। फिर आप इस पैसे को रिसीव करोगे तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट? 90,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव। भाई आपने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया, ठीक। अलॉटमेंट की दोनों एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है। पहले आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपीज की। कितने शेयर है? 30,000। 30,000 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज। यहां पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करना। इसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे तो रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा? 60,000।
आपके जो 60,000 रुपीज ड्यू हुए थे वो रिसीव हो गए, तो यहां पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया। ठीक, अब फर्स्ट कॉल रिसीव होने के बाद फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री हो गई। अब किसके ऊपर आओ, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल भी कितने रुपए की है, 2 रुपए की। फाइनल कॉल के केस में भी बता रखा है पहले पैसे को ड्यू करोगे, तो 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल को ड्यू करो। क्या एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज। यहां लिख देंगे फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल को ड्यू किया गया। अब फाइनल कॉल ड्यू करने के बाद आप इस फाइनल कॉल को रिसीव करोगे। 60,000 रुपीज आपके फाइनल कॉल के ड्यू हुए, 60,000 रुपीज ही आप रिसीव करोगे। तो आपकी अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट, 60,000। यहां लिख देंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव। भाई फाइनल कॉल का जो पैसा बनता है, फाइनल कॉल का जो भी अमाउंट बनता है वो आपने रिसीव कर। ठीक, ये तो थी हमारे पास एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई शेयर इशू एक्सपेंस वर अमाउंटेड टू ₹8,000। भाई जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू करने पर कंपनी को 8,000 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है। भाई मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसके ऊपर कंपनी को कई प्रकार के एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो शेयर इशू करने के ऊपर कंपनी को 8,000 रुपीज का अमाउंट स्पेंड करना है। उसकी क्या एंट्री, शेयर इशू एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को करोगे डेबिट, बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है, बैंक को करोगे क्रेडिट। इन क्वेश्चन में बैंक का यूज करना है, कैश का यूज नहीं करना। तो नेक्स्ट एंट्री शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, 8,000। शेयर इशू एक्सपेंस पेड। भाई शेयर इशू करने पर जो खर्चे थे वो हमने पे किए। ठीक, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और कह रहा था कि 4,000 फुली पेड शेयर वर आल्सो इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस। देखो कंपनी ने प्रमोटर्स को, भाई एक सेकंड बेटा, देखो ये कह रहे हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने कंपनी का फॉर्मेशन किया था, उनको उनकी सर्विस के बदले में कंपनी 4,000 शेयर देगी। 4,000 तो नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर कितने रुपए का आपका, 10 रुपीज का। इसका मतलब आपने प्रमोटर्स को 40,000 रुपीज के शेयर इशू किए। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे हम प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं तो उसके बदले में प्रमोटर्स क्या देते हैं, कुछ नहीं देते। तो बात आती है डेबिट किसको करें, तो मैंने बताया था कि उस केस में आप लोग फॉर्मेशन कॉस्ट को डेबिट करेंगे या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को डेबिट करेंगे। तो आपने प्रमोटर्स को 40,000 रुपीज के शेयर इशू किए, उसके लिए एंट्री क्या होगी, फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 40,000।
यहां पे लिख देंगे इशू ऑफ 4000 शेयर्स टू प्रमोटर्स। भाई हमने प्रमोटर्स को 4000 शेयर्स इशू किए। क्लियर बेटा? तो देखो डियर, ये आपके पास थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर एट पार इन विच द प्राइजेज ऑफ शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी इन इंस्टॉलमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।